तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, विरासत की शक्ति। क्या कोई ऐसी चीज है जो समय की मार और इन बड़े बड़े भौतिक स्मारकों से भी ज्यादा लंबी उम्र जी सकती है? इसे समझने के लिए हम अंग्रेजी साहित्य के एक बहुत ही शानदार रचनाकार जॉन मिल्टन की कुछ बेहतरीन कविताओं का सहारा लेने वाले हैं। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले जॉन मिल्टन का कालजयी दृष्टिकोण, उसके बाद समय के विरुद्ध दौड़, फिर शेक्सपियर का जीवंत स्मारक और अंत में हम देखेंगे शब्दों के पीछे का इतिहास। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे पहले खंड की ओर, जॉन मिल्टन का कालजयी दृष्टिकोण। अब जिस शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, जरा उनके चेहरे से भी वाकिफ हो लेते हैं। ये हैं जॉन मिल्टन। ये कोई आम लेखक नहीं थे। जरा सोचिए, कोई बच्चा महज 10 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दे। ये वो इंसान थे जिनकी सोच इस भौतिक दुनिया की सीमाओं से कहीं कहीं आगे जाती थी। इनके जीवन का सफर सच में हैरान करने वाला है। 10 साल की उम्र में शुरुआत और फिर लैटिन, ग्रीक और इतालवी जैसी कई भाषाओं का गहरा अध्ययन। ये सब बहुत शानदार लग रहा है ना? लेकिन असली कहानी में मोड़ तब आता है जब 45 साल की उम्र में लगातार देर रात तक पढ़ने की वजह से इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। बिल्कुल सच। लेकिन क्या वो रुके? बिल्कुल नहीं। इस पूरी तरह दृष्टिहीन स्थिति में भी उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन्ड जैसे महाकाव्य बोलकर लिखवाए। सच में एक पक्का इरादा किसी भी शारीरिक कमजोरी को हरा सकता है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे खंड की तरफ, समय के विरुद्ध दौड़। मिल्टन की 17वीं सदी की भाषा थोड़ी मुश्किल लग सकती है, इसलिए उनके रूपकों को समझने के लिए पहले एक शब्द पर गौर करते हैं, प्लमिट। प्लमिट पुरानी घड़ियों में शीशे का एक भारी वजन होता था जो घड़ी की सुइयों को बहुत ही धीमी, सुस्त गति से चलाता था। मिल्टन ने इस शब्द का इस्तेमाल उन भारी, आलसी और उबाऊ घंटों को दिखाने के लिए किया है जो समय की रफ्तार को एकदम धीमा और कष्टदायी बना देते हैं। उनकी कविता की शुरुआत में ही हमारी टक्कर ईर्ष्यालु समय यानी एनवियस टाइम से होती है। यहाँ मिल्टन एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ देते हैं, प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं के क्रोनोस का, जिसने जन्म लेते ही अपने ही बच्चों को निगल लिया था। ये एक जबरदस्त मेटाफर है। ये दिखाता है कि समय कितना लालची है। उसकी फितरत ही सब कुछ भस्म कर देने की है, जो हर भौतिक चीज को निगल जाना चाहता है। तो यहाँ सबसे पते की बात क्या है? ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ समय सिर्फ उसी चीज को नष्ट कर सकता है जो लौकिक है, जो झूठी और व्यर्थ है, बिल्कुल किसी नश्वर कचरे की तरह। लेकिन दूसरी तरफ जो चीजें शाश्वत हैं, जैसे सत्य, शांति, प्रेम और एकदम सच्चा दिव्य आनंद, उन्हें समय छू भी नहीं सकता। समय का असर सिर्फ बुरी चीजों पर होता है, अमर चीजें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। और मिल्टन यहाँ बहुत ही शानदार ढंग से समझाते हैं कि जब एक इंसानी आत्मा इस सांसारिक भारीपन और दुनियावी अशुद्धता को पीछे छोड़कर दिव्यता की ओर बढ़ती है तो आखिर में वही जीतती है। समय के खिलाफ इस लंबी रेस में अमर आत्मा के सामने मृत्यु, संयोग और यहाँ तक कि खुद समय को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 3 पर, शेक्सपियर का जीवंत स्मारक। जरा एक पल के लिए इन शब्दों की गहराई में उतरिए। जब मिल्टन ये कहते हैं तो वो साफ कर रहे हैं कि किसी सच्ची प्रतिभा को याद रखने के लिए पत्थरों की कब्र या किसी ऊंचे पिरामिड की कोई जरूरत नहीं होती। जब लोगों के दिलों में आपकी कला से एक गहरा विस्मय या अचरज पैदा होता है ना, असल में वही आपका सबसे बड़ा और सच्चा स्मारक बन जाता है। अब अगर हम इस बात की थोड़ी और परतें खोलें तो समझ आता है कि आखिर शेक्सपियर की सहज कविताएं पाठकों को ही एक जीते जागते स्मारक में कैसे बदल देती हैं। देखिए, जहां बाकी लोग अपनी कला को गढ़ने में संघर्ष करते हैं, वहीं शेक्सपियर के शब्द बस एक बहती नदी की तरह बहते हैं। उनके विचारों में पाठक इस कदर डूब जाते हैं कि ऐसा लगता है मानो वो खुद ही संगमरमर की मूर्तियां बन गए हों। ये एक ऐसा राजसीय और जीवंत मकबरा है जिसे पाने के लिए शायद दुनिया के बड़े बड़े राजा भी अपनी जान देने को तैयार हो जाएं। वैसे यहाँ 17वीं सदी की इन पुरानी स्पेलिंग्स पर भी एक नजर डालिए। ये सिर्फ पुरानी गलतियां नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बढ़िया पुल हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि कैसे सदियों के सफर में खुद भाषा का भी विकास होता है और वो अपना रूप बदलती है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी खंड पर, शब्दों के पीछे का इतिहास। एटिमोलॉजी या व्युत्पत्ति विज्ञान बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करता है। ये शब्दों की जड़ों को खंगालता है ताकि हम देख सकें कि अलग अलग युगों में इंसानी बातचीत और भाषा ने कैसे कैसे करवटें ली हैं। ये हमें सीधे किसी भी शब्द के जन्म स्थान तक ले जाता है।
चलिए इसका एक व्यवहारिक उदाहरण देखते हैं। इनटूम्ड यानी दफनाया गया, इस शब्द का सफर बड़ा दिलचस्प है। 1578 के आसपास इसकी शुरुआत मध्य फ्रांसीसी शब्द एंटोम्ब से हुई। फिर उत्तर मध्य अंग्रेजी आते आते ये एंटूम्ब के रूप में ढल गया और आखिरकार 17वीं शताब्दी में मिल्टन की कविताओं में इसने एंटूम्ड का रूप ले लिया। शब्दों का ये पूरा सफर अपने आप में एक जीता जागता इतिहास है। और यहाँ एक बात जो सच में हैरान कर देने वाली है वो ये कि अंग्रेजी भाषा के पूरे 30% शब्द, जी हाँ 30%, असल में इसी फ्रांसीसी मूल से आते हैं। जिस भाषा को आज हम एकदम स्वतंत्र मानते हैं, उसकी नींव में इतिहास के इतने सारे पन्ने दबे हुए हैं। ये इतना बड़ा भाषाई बदलाव 1066 की नॉर्मन विजय के साथ शुरू हुआ था और 1250 से 1400 के बीच ये अपने चरम पर था। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि ऐतिहासिक घटनाएं सिर्फ इतिहास की मोटी-मोटी किताबों में ही कैद नहीं रहती, बल्कि वो रोजमर्रा की उस भाषा में अपनी एक अमर विरासत छोड़ जाती हैं, जिसे हम रोज बोलते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत की ओर पहुंच रहा है, हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना चाहिए। जब कला, भाषा और असीम समर्पण एक साथ मिलते हैं, तो जो विरासत बनती है, क्या उसे समय कभी मिटा सकता है? समय के खिलाफ इस लंबी दौड़ में आखिर वो कौन सी विरासत है जो सच में युगों युगों तक टिकी रहेगी? ये एक ऐसा विचार है जो निश्चित रूप से इस विषय पर और ज्यादा जानने की जिज्ञासा पैदा करता है।